इस सवाल में दिए हैं कि चेन्नई शहर में रोजगार युवा और बेंगलोर में रोजगार युवाओं का कितने प्रतिशत हैं। तो चेन्नई शहर में रोजगार युवा कितने हैं? 240 और बेंगलोर में रोजगार युवाओं का कितने प्रतिशत हैं? तो बेंगलोर में कितने हैं? 270। बेंगलोर से कंपेयर करा के पूछ रहा तो बेंगलोर नीचे आएगा, 270 नीचे आएगा, गुणे 100। ये कटा, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 800/9, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो 88.88% आएगा। यही आंसर है। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है कि उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 10 से विभाजित करने पर 5 शेषफल देती हूँ। तो 3 अंकीय संख्या निकालना है तो हम जानते हैं कि पहली 3 अंकीय संख्या हमारी 100 होती है। पहली 3 अंकीय संख्या हमारी 100 होती है। 100 होती है। तो अगर हम पहली 3 अंकीय संख्या निकालें जिससे 10 से विभाजित करने पर 5 शेषफल आए तो वो कौन सी होएगी? वो हमारी होएगी 105। और इसी तरीके अंतिम जो हमारी 3 अंकीय संख्या होगी जो 10 से विभाजित करने पर 5 शेषफल दे वो होगी 995। अब हम ये देखेंगे कि हमारा सार्वधातर डी जो है वो 10 है। तो हम ये देखेंगे कि कितने पद हैं। तो 105 में 995 में 105 गए तो कितना बचा? 098 890/10। तो ये हमारे आ गए 89 + 1 = 90 पद। 90 पद हमारे आ गए। तो हमारे पद कितने हैं? 90 पद हमारे हैं। 90 हमारे 90 पद हैं और हमारे 90 पद हमारे 90 हैं। तो पद हमारे 90 हैं तो हमारा सूत्र होता है n/2 पहला पद और अंतिम पद। तो n/2 यानी कि हमारे 90 पद हैं। 9/90/2 पहला पद था हमारा 105 और अंतिम पद है हमारा 995। तो इसका आंसर हमारा हल करने पर आ जाएगा 45 1100 × 45 बराबर 5 5 4 9 और 4 49,500। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है कि 1750 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं? 175 के 1750 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 10 × 175। 10 × 175। 10 में होता है 2 × 5 और 175 का अगर करेंगे तो कितना आएगा? 25 × 7। इस टाइप से 2 की पावर अधिकतम 1 है, 5 की पावर अधिकतम 3 है और 7 की पावर अधिकतम 1 है। और फैक्टर पाने के लिए हम क्या करते हैं कि इनकी जो पावर होती हैं उसमें एक बढ़ा देते हैं। यानी कि 2 की पावर 1 है तो यहाँ 2 होंगे, 5 की पावर 3 है तो यहाँ 3 का 4 हो जाएगा और 7 की पावर 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो कितने फैक्टर हो जाएंगे? 4 दूनी 8 दूनी 16 फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे। तो 16 हमारा सही आंसर है।
यही आंसर है। इस क्वेश्चन में हमको 15,870 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या याद करनी है। अब हम जानते हैं कि शून्य किससे बनते हैं। शून्य या तो 2 से गुणा होता है तब बनता है, या 5 से गुणा होता है तब बनता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से अगर भाग देंगे तो ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसलिए हम 5 से भाग देंगे। तो जब हम 5 से भाग देंगे 15,870 में 5 से भाग दे के निकालेंगे। तो पहले 5 से भाग दिया तो कितना आया, 5 तिहाई 15 और 5 इक्कम 5 और 5 सत्ते 35, 5 चौको 20। फिर 5 से भाग देंगे तो फिर 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15 और 2, 5 चौको 20, 634। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 इक्कम 5, 5 दूनी 10 और 3, 5 छक्का 30। फिर 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना, 5 दूनी 10 और 2 तो 5 25। फिर 5 से भाग देंगे तो आखिरी में हमारा आएगा कितना, 5। फिर 5 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 1। अब यहाँ से लेके इन सभी को जोड़ेंगे। यहाँ से लेके इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 4 8 6 14, 14 और 5 19, 19 से 20, 5 25। तो आखिरी में आया 5। फिर 7 3 10, 10 2 12, 12 13 14, 14 और 2 हमारा हासिल था, 14 15 16 ये आ गया। फिर 3 1 4 1 5, 5 1 5 1 6 6 आ गया और ये 3। तो हमारा आंसर है 3600। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर जो है, ये हमारा आंसर 3665 नहीं, हमारा आंसर आएगा 3965। 3965 क्योंकि 31 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 37 तो यही हो रहा। फिर 126 जोड़ेंगे तो ये 38 से ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फिर 25 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3965। ये हमारा आंसर राइट होगा। ये रहा जोड़ने के बाद का आंसर, ये 3965। यदि किसी बेड का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 7 गुना हो जाता है। तो हम सूत्र से जानते हैं कि P बराबर होता है हमारा SP माइनस CP। तो जब विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2SP माइनस CP, तो जो हमारा लाभ है वो प्रारंभिक मूल्य का 7 गुना हो रहा है, यानी कि 7 SP माइनस 7 CP बराबर 2SP माइनस CP। तो इस तरीके जब हम इधर उधर करेंगे तो हमारा आएगा 5SP बराबर 6CP। इस तरीके से SP अपॉन CP जो है हमारा वो आएगा 6/5।
यानी कि 1 का लाभ है 5 पे है, तो गुणे 100 बराबर 20%। यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें 20% ही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में दिए हैं, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत। तो इसमें हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम केलों की संख्या बराबर कर लें और या तो हम प्राइस बराबर कर लें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, केलों की संख्या बराबर करेंगे। तो सबसे पहले 50 में हम 50 रुपये में हम 60 खरीद रहे हैं, 50 में हम 60 खरीद रहे हैं और 60 में हम 50 बेच रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो हम 6 रुपये में 5 बेच रहे हैं और हम लाए कितने थे, 60 लाए थे। तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो हम 72 रुपये में 60 केले बेचेंगे। यानी कि हम 50 के 60 लाए थे और 72 में 60 बेच रहे हैं। तो हमको फ़ायदा कितने का हो रहा है, 22 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, 50 पे हो रहा है। तो कितना आंसर आएगा हमारा, 22 दूना 44% आंसर आएगा हमारा। यही राइट आंसर है हमारा। एक व्यक्ति की अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है और उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे दोस्तों, कि जो व्यक्ति है वो 80% खर्च कर रहा है, यानी कि 80% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 4/5, 4/5। यानी कि अगर उसकी आय 5 है तो वो 4 खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है। तो आय के हमारे पास कितने खाने हैं, 5 खाने हैं। तो उसकी आय में 30% की वृद्धि हो रही है, तो 5 गुणे 30, 5 गुणे 30 हो गया टोटल 150। और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो रही, तो व्यय 4 दाम 40% आ गई। अब हमको निकालना क्या है, बचत निकालनी है। तो 150 में 40 चले जाएंगे तो बचेगा हमारे कितना, 110। और 110 का मान यही 1 है ना, तो हमारी कितनी वृद्धि होगी, उसकी 110% होगी उसकी बचत में वृद्धि। यही हमारा राइट आंसर है। ये भी दोस्तों उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें डेटा जो है थोड़ा कठिन टाइप का है। जैसे कि अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है और यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाता है और बचत 25% बढ़ जाती, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ हम जो है एलिगेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो 74% क्या है, खर्च कर रहा है, यानी कि टोटल आय तो हमारी 100 होती है, यानी कि वो जो है 26 बचा रहा होगा। कितना, 26 बचा रहा होगा और टोटल है 100। तो अगर हम इसको 2 से काट लें तो ये आएगा हमारा 37, ये आएगा हमारा 13 और ये आएगा हमारा 50। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा कितना है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, यानी कि 37 जो है हमारा अब खर्च है और वह जो बचत है वो हमारी 13 है और टोटल आय हमारी 50 है। तो यहाँ 37 पे अब हम क्या करेंगे, 37 पे उसके व्यय में 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 37 पे 30% की वृद्धि हो रही है, एलिगेशन लगाने जा रहे हैं। और 13 जो हमारा बचत है उसमें 25% की वृद्धि हो रही है। तो 13 अगर यहाँ होना चाहिए और 37 यहाँ होना चाहिए, और बीच में जो है 30 और 25 के बीच का आंसर होना चाहिए, 30 और 25 के बीच का आंसर होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 30 और 25 के बीच का डिफरेंस है 5 और 13 और 37 हो गया 50
तो 50 बराबर हमारा दिया है 5, तो एक बराबर हो जाएगा 5/50। तो उस हिसाब से 13 बराबर कितना होएगा? 13 बराबर होएगा 1.3। 1.3। तो या तो हम 30 में 1.3 घटा दें तो कितना आएगा हमारा? 28.7। कितना? 28.7। अगर हम 37 निकालेंगे तो भी हमारा 3.7 आएगा। तो हम 25 में फिर 3.7 जोड़ेंगे तब भी हमारा आंसर जो है 28.7 ही आएगा। यह है एलिगेशन मेथड। अगर डाटा कठिन हो तो हम एलिगेशन लगाएंगे। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हमको 4,000 राशि की उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो दूसरे और तीसरे वर्ष में हमको प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे हमको पता है रेशियो मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होएगा? पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। पहले साल 1 हमको मिलेगा, दूसरे साल 1 मिलेगा और तीसरे साल हमको 1, 2, 1 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं ये दूसरे साल का ब्याज है और ये तीसरे साल का ब्याज है। तो यहाँ पहले वाले में तो अंतर 0 होएगा, दूसरे वाले में 1 अंतर होएगा और तीसरे का 1 होएगा। तो पहले साल में हम 10% निकालते हैं और दूसरे साल में उसका 10% निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 4,000 का एक 10 निकालेंगे, फिर एक दूसरा 10 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 40 आएगा। फिर इस 4,000 का 3 बार 10% निकालेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरीके जो हमारा आंसर है इन दोनों का मिला के वो आएगा 44। यही हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या है? मिहिर और दीप्तेश के बीच में 1301 इस प्रकार बांटने हैं कि 7 वर्षों बाद मिहिर की राशि और 9 वर्षों बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित है। मिहिर का हिस्सा कितना? लेकिन भाइयों यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यहाँ कंपाउंड लिखा है, यानी कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके निकालना है। तो इन दोनों के गैप कितने हैं? 7 और 9 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का गैप है। तो 4% की दर से 2 साल का कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा हमारा? 625 से 676। ये मिहिर और दीप्तेश, ये मिहिर हैं, ये दीप्तेश हैं और इनका बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो बराबर प्राप्त होने के लिए इसको 676 मिलेंगे और ये 625। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 1301। तो उस हिसाब से जो मिहिर को है, अब ये हमारे 1 यूनिट बराबर 1301, ये दोनों सेम हो गए। तो जो हमारा आंसर आएगा वो मिहिर का 676 ही आएगा। यही आंसर है। इस सवाल में क्या है कि नंदन के पास कुछ मार्बल थे। जब उसने मार्बल को 32 बच्चों में बराबर बांट दिया तो उसके पास 4 मार्बल बचे। अगर उसने मार्बल को 41 बच्चों और 48 बच्चों में बराबर बांटा तो भी उसके पास क्रमशः 13 और 20 मार्बल बचते हैं। लेकिन जब उसने उन्हें 53 बच्चों में बराबर बांटा तो कोई मार्बल नहीं बचा। नंदन ने पास शुरू में कितने मार्बल थे? तो इस सवाल में हम क्या करेंगे कि अगर वो 32 दे रहा है, 32 मार्बल दे रहा है तो उसके पास 4 बच रहे हैं, 4। 41 दे रहा है तो 13 बच रहे हैं और 48 दे रहा है तो 20 बच रहे हैं। और इनका अगर अंतर देखा जाए तो इस 28 और 28 है। तो अगर हम 32, 41 और 48 का एलसीएम निकालेंगे और उसमें से 28 हम जब माइनस करेंगे, 32, 41 और 48 का एलसीएम -28, तो ये 53 से डिवाइड होना चाहिए।
एलसीएम निकालने के बाद वो 53 से डिवाइड होना चाहिए जब 28 माइनस हो जाए। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा, वो हमारा आएगा 32, 41 और 48। तो 32 में पूरा 32 लिया जाएगा, 41 और ये 3। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3936। और हमको ऑप्शन के हिसाब से जो है 7800 के आसपास पहुंचना है, तो इसका 2 से हम गुणा करा देंगे तो 7872। और उसमें अगर हम 28 घटाएंगे तो जो हमारा आंसर है वो 7844 आएगा, जो कि 53 से भी डिवाइड है। तो हमारा आंसर 7844 आएगा, यानी कि 7834 और 7854 के बीच वाला। यही हमारा राइट आंसर होगा।